हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 72 है और इसकी डेट है 24 जनवरी 2022। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है ना, इससे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इंडिया में कैसे इलेक्शन होते हैं हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इलेक्शन इज़ वन of the main characteristic of the democratic country. Let's try to understand the significance of elections through the example of assembly election in the Haryana in 1987. देखो, इलेक्शन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करके ही हम अपने लिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे को पसंद होते हैं और जो हमारे लिए काम करने लायक होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा हरियाणा की गवर्नमेंट का। हरियाणा में जो है असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। देखो, इस चैप्टर के रिलेटेड ना मैंने आपके लिए डिटेल में भी एक वीडियो बनाया, तो उसको ज़रूर देखना आप। सिंस 1982 द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट। देखो 1882 तक क्या था ना, मतलब 1982 से हरियाणा में कौन सी सरकार चल रही है? कांग्रेस की सरकार चल रही है। अब 87 में 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट नया युद्ध। अब देखो, अपोजिशन में कांग्रेस के अगेंस्ट में कौन सी पार्टी खड़ी हुई है? इसके अगेंस्ट में खड़ी हुई है चुन्नी लाल जी की पार्टी। ठीक है, और उन्होंने जो है अपनी पार्टी का एक लोगो दिया है, अपना एक नारा दिया है, नया युद्ध। ठीक है, तो वो जो है लोकदल की पार्टी है उनकी, और ये चाहते हैं कि अब की बार हम जीतें। इलेक्शन 1987 देवीलाल वॉन। अब देवीलाल जीत भी जाते हैं। ऑन हिज प्रोमिस टू वेव द लोन ऑफ फार्मर्स। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया होता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो जो किसान है ना, किसान उनके जितने भी कर्ज हैं सबको माफ़ कर देंगे। ठीक है, और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं और उनके भी टैक्स, उनके भी लोन वगैरह को सबको माफ़ कर देंगे। एंड बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा। और इसी के साथ वो क्या करते हैं, अपने वादों को, प्रोमिस के साथ नए सीएम जो है वो बन जाते हैं हरियाणा के। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब इससे हमारे को ये पता लगता है कि शायद कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उससे लोग खुश नहीं होंगे, तभी तो लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चेंज करी है ना। तो वही होता है कि पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ दे आर अनहैप्पी विद द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। अगर लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कैन लेड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शन के द्वारा क्या हो सकता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो अभी 2014 तक भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने कुछ अलग पॉलिसी लेकर आए। अब 2014 से एनडीए की गवर्नमेंट आ गई है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो अलग पॉलिसीज लेकर आ रही हैं। तो पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ साथ बदलती रहती हैं। ठीक है, तो पॉलिसी पे बहुत अफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी का। क्वेश्चन पॉइंट 3 है, पार्टी हैज बिगिन द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन लोकदल फ्रॉम गवर्नमेंट इन सेंटर एंड विच बैक्स मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द गवर्नमेंट इन स्टेट। देखो, लोकसभा में जिसकी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वो क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है। लोकसभा के इलेक्शन के द्वारा हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के थ्रू हम स्टेट गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 बॉक्सेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दस वी नीड इलेक्शन एज इन द इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। इसीलिए हमारे को इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू वोटर्स जो होते हैं ना, यानी कि जो वोट देने वाले होते हैं, उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है कि किसको वोट दें। ठीक है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो चूज करते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और मेजर डिसीजन लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विद गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वो जो है उनकी भी, मतलब ऐसे लोगों को चुनते हैं जो गवर्नमेंट बनाएंगे और लॉ मेकिंग में जो है काम करेंगे। अब देखो, इंडिया में यानी कि किसी भी देश में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। उसके पीछे मतलब कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि हाँ ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। तो देखो, इलेक्शन डेमोक्रेटिक तब होते हैं जब व्हेन एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट हैविंग वन वोट वन वैल्यू, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार होगा और सबके वोट का वैल्यू एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति है तो उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके वोटिंग की वैल्यू सेम ही होती है और एक वोट का एक ही वैल्यू होता है।
इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो इलेक्शंस होते हैं ना उनको रेगुलर इंटरवल के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आज 5 साल बाद करा दे इलेक्शन, अब 6 साल हो गए 7 साल हो गए इलेक्शन का नामो निशान नहीं है, ऐसा नहीं। हर 5 साल बाद इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो जो इलेक्शन है वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई धांधलाबाजी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इलीगल तरीके से, गलत तरीके से डरा धमका के वोटिंग नहीं लेनी चाहिए, फ्री होकर सबको वोट देना चाहिए। तो वो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक माने जाएंगे। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर चॉइस टू द वोटर्स। और जो पार्टीज हैं और कैंडिडेट जो हैं वो फ्री तौर पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में तो और जो प्रतिनिधि खड़ा होना चाहता है कॉन्टेस्टेंट में तो वो बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, कोई दबाव में आके खड़ा ना हो। और जो वोटर्स हैं उनको बहुत सारी चॉइस मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है और बोल रहे कि चलो इलेक्शन दो, तो यार तो ऑब्वियस सी बात है वो एक पार्टी जीतेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए वोटर्स के पास, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जिसका डायरेक्ट आंसर ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमारे को इलेक्शन की क्यों ज़रूरत है। देखो आपको सारे आंसर ना ऊपर नहीं मिलेंगे, तो कुछ आंसर नीचे भी हैं। इलेक्शन आर अ डेमोक्रेटिक वे टू सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका है जिसके इस्तेमाल करके, जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। इलेक्शन हेल्प वोटर टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव हु विल मेक लॉ फॉर देम। इलेक्शन जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने में मदद करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए आगे जाके कानून बनाएंगे एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और हमारे लिए सरकार बनाएंगे एंड टेक मेजर डिसीजन, और हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, पॉलिसीज वगैरह को फॉर्म करेंगे। द वोटर्स कैन चूज द पार्टी whose policies will guide the government and law making। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन टू मेक द इलेक्शन डेमोक्रेटिक। वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कह सकते हैं कि उसको फॉलो करके कोई भी इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है। तो एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट, सबके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और ईच वोट वैल्यू 1, ठीक है। सब वोट जो है उनका वैल्यू 1 ही होना चाहिए, मतलब एक वोट का वैल्यू 1 होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद, जो भी है, बेसिकली रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 साल बाद इलेक्शन आपने करवा दिए, अब 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, एग्जैक्ट इंटरवल में करवाओ। 5 साल का अगर आपका इंटरवल है तो 5 साल में ही चुनाव करवाओ। भारत में ऐसा ही होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ठीक है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट। सभी को फ्री तौर पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ पीपल आर अनहैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट व्हाट दे कैन डू। अगर लोग जो है अभी प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन चेंज इट, ठीक है। दे कैन चेंज इट इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कैन इलेक्शन इन इंडिया बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। क्या इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो वर्कशीट में इसका आंसर नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा यस, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उन्हें डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है बिकॉज एवरी सिटीजन हैज़ बीन गिवन अ राइट टू वोट। सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। किसी भी भेदभाव के अलावा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं एंड देयर वोट बीइंग कंसिडर इक्वल, और उनका जो वोट है सबको इक्वल ही समझा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मेल दे रहा है तो और जो फीमेल दे रही है, दोनों के वोट का वैल्यू सेम होगा, इसलिए इंडिया में इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक होते हैं। इट ऑफर्स द सिटीजन एंड पार्टीज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रीली। और इंडिया में इलेक्शन होता है ना तो कैंडिडेट फ्री तौर पे खड़े होते हैं, ठीक है, कोई दबाव में आके खड़े नहीं होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सिटीजन अ वेराइटी ऑफ चॉइसेस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। भारत में तो बहुत सारी पार्टी खड़ी होती है, अभी देखो ना इलेक्शन में, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं, कितनी सारी पार्टी खड़ी हुई हैं। तो लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है। इट प्रेजेंट द सिटीजन विद चॉइस टू चूज देयर लीडर ऑन रेगुलर इंटरवल। और इंडिया में इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे होती है, तो लोगों को अगर गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है तो वो अपने नेक्स्ट इंटरवल में उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। तो को आपकी वर्कशीट में ना बहुत फास्ट भाग रहे हैं क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट कराना है, ठीक है, और आपके टर्म 2 के एग्जाम भी शुरू ही हो जाएंगे मार्च में, है ना।
तो क्या है ना, आपको बहुत जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। तो अगर आपको वर्कशीट में चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा जो है एक पूरा बड़ा सा एक मैंने वीडियो बना रखा है। मेरे चैनल पे अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्लास 9th लेक्चर फुल लेक्चर करके, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए। और अभी प्रेजेंट में मैं आपको इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ, चैलेंज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो बस आज का जो हमारा वीडियो था वो सिर्फ इतना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।